Hello everyone, in this class I am going to discuss physical requirements. Obvious physical requirements किसका? रेफ्रिजरेंट का, ठीक है ना? फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया. प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि केमिकल रिक्वायरमेंट्स में और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, ठीक है. लाइक थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या करता है, सम सेफ्टी इश्यूज को बताता है, ठीक है, जिसके कारण डिग्री ऑफ हजार्ड्स को क्या किया जा सके, नलिफाई किया जा सके, कम किया जा सके, साथ ही साथ लाइफ स्पैन ऑफ योर लाइफ स्पैन और ऑफ योर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ज़्यादा किया जा सके, ठीक है, इंक्रीज किया जा सके. ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसमें क्या मेनली है आपका टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, एक्शन विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, और साथ ही साथ क्या है आपका, दैट इज द compatibility with material of construction, और यू कैन से एक्शन विद द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन. ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियसली देखा. नाउ इन दिस क्लास फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में हम क्या देखेंगे, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स में ऑफ रेफ्रिजरेंट में क्या देखेंगे. एक्चुअली रेफ्रिजरेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होना चाहिए कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपका रेफ्रिजरेंट ट्यूब्स में, एक्चुअली ट्यूब्स में जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर ड्रॉप क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना. फ्रिक्शनल इफेक्ट के कारण वी नो दैट क्या होता है, आपका प्रेशर ड्रॉप होता है, तो क्या होना चाहिए, प्रेशर ड्रॉप कम होना चाहिए उस ट्यूब्स में, ठीक है ना. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कि हमारा रेफ्रिजरेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए. हमारा रेफ्रिजरेंट कैसा होना चाहिए, इंसुलेटर की तरह काम करना चाहिए, यानी कि उस रेफ्रिजरेंट का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स को क्या कर सके, हम नलिफाई कर सकें, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स को क्या कर सके, नलिफाई कर सकें. साथ ही साथ हमारा रेफ्रिजरेंट इस तरीके से होना चाहिए कि लीक को ईजिली क्या कर सके, डिटेक्ट कर लें. हालांकि आइडियल कॉन्सेप्ट की बात करें तो लीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लीकेज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन समहाउ अगर लीकेज हुआ भी, ठीक है ना, बाय द रस्टिंग ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, लीक को इजीली क्या किया जा सके, डिटेक्ट किया जा सके. दिस इज एग्जैक्टली द पर्पस फॉर द फिजिकल रिक्वायरमेंट, ताकि आपका ओवरऑल सिस्टम का फर्दर परफॉर्मेंस को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके. नाउ वी विल डिस्कस विद द थर्मल कंडक्टिविटी. अब आप खुद सोचिए कि थर्मल कंडक्टिविटी प्रीवियसली ऑलरेडी हीट ट्रांसफर में मैंने डील किया है कि एक्चुअली कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर सिर्फ मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डील नहीं करूँगा. वैसे तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट आई एम गोइंग टू डील ओनली फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. उस सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जिसके लिए कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर आपका डिपेंड करता है, वही डील करूँगा मैं. तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर मेनली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लाइक thermal conductivity, viscosity, what specific heat and density of the fluid, ठीक है ना. तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज डील करूंगा जिस पे आपका कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डिपेंड करता है. यहाँ पे बाकी फैक्टर्स डिटेल्ड वे में डिस्कशन नहीं करूंगा मैं. अगर आप जानना चाहते हो तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है ना. तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका हीट ट्रांसफर, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट एज वेल एज व्हाट डेंसिटी. तो व्हाट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, ऑब्वियस थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए, ताकि हमारा HTC क्या हो, फ्लूइड का थर्मल कंडक्टिविटी, रेफ्रिजरेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, रेफ्रिजरेंट का थर्मल कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए ताकि हमारा HTC क्या हो सके, इंक्रीज कर सके, ठीक है. जब आप कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर के इंपिरिकल रिलेशंस को देखेंगे टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और वो इंपिरिकल रिलेशन कहां से आते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपके हीट ट्रांसफर में वो इंपिरिकल रिलेशन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, ठीक है ना. वो एक इंपिरिकल रिलेशन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. आप देखोगे जब उस रिलेशन को, इंपिरिकल रिलेशन को, तो HTC और K में डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा. HTC का मतलब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एंड ऑब्वियस हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ज्यादा होगा तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी क्या होगा आपका, ज्यादा होगा.
ठीक है। तो एज द के रेफ्रिजरेंट इंक्रीजेज HTC इंक्रीजेज, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है द थर्मल कंडक्टिविटी इन बोथ लिक्विड एज वेल एज इन द वेपर फेज शुड बी हाई फॉर हाई हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट्स, ठीक है। नाउ द विस्कोसिटी, ऑब्वियस, अभी मैंने कहा कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहीं ना कहीं आपका विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करता है। जब अगेन इंपीरिकल रिलेशन को आप देखोगे तो इंपीरिकल रिलेशन में देखोगे कि म्यू और HTC में आपका इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या, व्हाट इज दैट मीनिंग, अगर म्यू डिक्रीज करेगा HTC आपका क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट HTC आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में हीट ट्रांसफर में ही बता चुका हूं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में HTC कहते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को OHTC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो HTC आपका इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ एक और बेनिफिट होगा, हीट ट्रांसफर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, म्यू अगर कम होगा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शनल लॉसेस क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस कम होगा। और अगर जब फ्रिक्शनल लॉसेस कम होगा व्हाट हैपन, फ्रिक्शनल लॉसेस कम होगा, एक बेनिफिट और मिलेगा आपको, फ्रिक्शनल लॉसेस कम होगा तो प्रेशर ड्रॉप भी क्या होगा आपका, प्रेशर ड्रॉप भी कम होगा, विच इज बेनिफिशियल फॉर अस, विच इज बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है ना। क्योंकि ध्यान दीजिए, अब अगेन बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाला नहीं हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि अगर आपका प्रेशर ड्रॉप आपके कंडेंसर और इवेपोरेटर में प्रेशर लॉस हो तो सेम टेम्परेचर पे फेज चेंज नहीं रह जाएगा, सेम टेम्परेचर पे कंडेंसर में ना कंडेंसेशन होगा और ना ही सेम टेम्परेचर पे आपके इवेपोरेटर में फेज चेंज होगा, बॉइलिंग होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा इसीलिए प्रेशर ड्रॉप क्या होना चाहिए, दैट शुड बी मिनिमम, दैट शुड बी मिनिमम, प्रेशर ड्रॉप क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अभी मैंने बताया कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ताकि आपका कैसा हो, ये आपका रेफ्रिजरेंट इंसुलेटर की तरह एक्ट हो सके और इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स को क्या कर सके हम लोग, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स को हम लोग नलिफाई कर सकें। एक्चुअली क्या होता है, दिस इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट for the hermetically sealed compressor. What is the meaning of the hermetically sealed compressor? hermetically sealed compressor क्या होता है, ये थोड़ा रियलाइज करें। अपने डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और जब डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को देखोगे आप, तो आप देखोगे कि एक देयर विल बी अ ब्लैक कलर, ठीक है, there will be a device which is quite heavy। आप देखोगे कि जब आप डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और क्या देखोगे, आप डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखोगे तो आप देखोगे वहां पे कि आपका क्या है, एक ब्लैक कलर का एक डिवाइस लगा होता है और काफी वो हैवी होता है, ठीक है ना। That one is exactly called as the hermetically sealed compressor। वही आपका क्या होता है, कंप्रेसर होता है। और ये hermetically sealed का मतलब क्या होता है, इसी सील, ये कंप्रेसर अगर एक बार खराब हो गया तो इसे कंप्लीटली चेंज ही करना पड़ जाएगा, इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा सील्ड होता है, वेल्डेड जॉइंट्स होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार ये कंप्रेसर खराब हो गया तो दोबारा इसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इसे कंप्लीटली चेंज ही करना पड़ता है। बट डोंट वरी, थोड़ा बहुत कंप्रेसर में हम देख लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेंगे हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर के बारे में कि इसका लाइफ स्पैन बहुत ही रोबस्ट इन नेचर होता है, लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है। 10-10 साल तक आपके जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर और जो आपके डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, 10-10 साल तक इनका क्या करते हैं, वारंटी पीरियड देते हैं, बहुत ही रोबस्ट होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, बहुत ही रोबस्ट होता है। तो मैंने कहा कि एक्चुअली एक ब्लैक कलर का डिवाइस होता है, कंप्लीटली सील्ड होता है, वेल्डेड होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर। और ये रिपेयरेबल नहीं होता है, सर्विसेबल नहीं होता है, ठीक है ना, इसे डायरेक्ट चेंज ही करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, मोटर, ऑब्वियस कंप्रेसर को चलाएगा कौन, मोटर प्लस कंप्रेसर, दोनों क्या होते हैं,
एक ही सेल में होते हैं, दोनों के दोनों साथ में जुड़े रहते हैं, एक ही सेल में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द और वो सेल क्या होता है, कंप्लीटली सील्ड होता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द व्हाट, दैट वन इज कॉल्ड योर hermetically sealed compressor, that one is called the hermetically sealed compressor। अब मोटर है, मोटर में क्या होता है, आपका वाइंडिंग होता है, मोटर में वाइंडिंग होता है, किस तरीके का वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग, ठीक है ना, कॉपर वाइंडिंग, तभी तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो क्या होता है, मोटर इलेक्ट्रिकल इनपुट और मिलता क्या है, सॉफ्ट आउटपुट मिलता है, यानी कि मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ दैट वाइंडिंग्स, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दैट वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग, अगर करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, वाइंडिंग में क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो एनी एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जो हाईली कंडक्टिव हो, एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जो हाईली कंडक्टिव हो, उसके कांटेक्ट में आएगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाए, पूरे सिस्टम में करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है ना, जिसके कारण देयर मे चांसेस ऑफ द हैजार्ड्स, मे चांस ऑफ द हजार्ड्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स। तो यही कहा मैंने कि सबसे पहली चीज मोटर है, मोटर में क्या है, वाइंडिंग, वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, अगर रेफ्रिजरेंट, कोई ऐसा रेफ्रिजरेंट जो क्या है, हाईली कंडक्टिव इन नेचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव इन नेचर है, तो क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होने के चांसेस हैं। जब एक ही साथ है तो रेफ्रिजरेंट जब इस हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में इन करेगा तो मोटर के वाइंडिंग के कॉन्टैक्ट में भी आएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसीलिए क्या होना चाहिए, जो रेफ्रिजरेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, बहुत ही, उनका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज दैट जब ये रेफ्रिजरेंट इन करता है तो एक्चुअली ये रेफ्रिजरेंट यहां पे कूलेंट का भी काम करता है, विल सी, ये रेफ्रिजरेंट यहां पे कूलेंट का भी काम करता है। मोटर के वाइंडिंग से हीट, वो हीट क्या होता है, I²R, वाइंडिंग से जो हीट होता है वो क्या होता है, I²R, I इज द करंट, R इज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल वाइंडिंग से हीट जनरेट होता है, उस हीट को भी क्या करता है ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है, और कंप्रेसर का जो मटेरियल, कंप्रेसर जो आपका हीटेड रहता है उसके भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि यहां पे इटसेल्फ रेफ्रिजरेंट आल्सो एक्ट एज द कूलेंट, ठीक है ना, कूलेंट। तो ऑब्वियस कूलेंट का काम कर रहा है तो मोटर के वाइंडिंग के कांटेक्ट में आएगा, मोटर के वाइंडिंग के कांटेक्ट में आएगा तो डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, दैट शुड बी क्वाइट नेसेसरी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट इन hermetically sealed units in which the electric motor is exposed to the refrigerant. Electric motor is exposed to the refrigerant as the windings are cooled by the suction vapor. Try to understand. Cooled by the suction vapor as compared to the nitrogen. Relative strength of R, relative dielectric strength actually, relative dielectric strength of R22, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं dielectric strength, relative dielectric strength of R22 is 1.31. Relative dielectric strength of R22 is higher, 1.31 का मतलब that one is higher than the nitrogen। अब ध्यान दीजिएगा, आप रियलाइज कर सकते हो कि जहां पे भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं CFC या HCFC या HFC, ठीक है ना कहीं CFC, HCFC, HFC कहीं ना कहीं हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। अगर HFC की बात की जाए तो ये आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज को भी रिजॉल्व कर रहा है। HFC की बात की जाए इन्वायरमेंटल इश्यूज की भी बात रिजॉल्व कर रहा है, और कहीं ना कहीं थर्मोडायनामिकल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है, फिजिकल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है, और आपका
केमिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा है, इसीलिए आपका ये CFC, HCFC और आपके HFC क्या है, फ्रिक्वेंटली यूटिलाइज किए जाते हैं रेफ्रिजरेशन एप्लीकेशन में एज रेफ्रिजरेंट, Try to understand. This is exactly your dielectric strength. Now I'll move to the next, leak tendency. This is the last for the water. This is the last for the physical requirement. Then after we'll move to the environmental issues. Environmental issues पे देखेंगे, and that one is the environmental issues, the last for your water refrigerant topic. Leak tendency. लीक टेंडेंसी, तो सबसे पहली बात मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, दैट शुड बी नील, ठीक है। और मैंने कहा कि रेफ्रिजरेंट इस तरीके से चूज करना है कि लीक डिटेक्शन भी क्या हो जाए हमारे लिए, पहली चीज तो नील हो, लेकिन अगर सपोज टू बी लीकेज हो भी तो व्हाट हैपन, इजीली डिटेक्ट हो जाए। तो मैंने कहा ऑल्सो द डिटेक्शन ऑफ द लीक शुड बी इजी, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CFC मेनली मैंने क्या कहा, CFC या HFC कह लो, HCFC कह लो, जो भी कह लो, डजंट मैटर, फ्रीओन्स की बात करेंगे हम और NH3 की बात करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो CFC की बात करूं मैं अगर, तो CFC के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, CFC के साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि दैट वन इज द ऑर्डरलेस, ठीक है ना, ऑर्डरलेस होता है, दैट वन इज द ऑर्डरलेस। और NH3 क्या होता है आपका, इसके साथ एक लीक टेंडेंसी के केस में ये क्या है, इसके लिए एडवांटेज है, NH3 के लिए क्या है, ये एडवांटेज है, पंजेंट स्मेल होता है, ऑर्डरलेस होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब ये ऑर्डरलेस होता है और ये पंजेंट स्मेल होता है, जब ये पंजेंट स्मेल होता है तो इसका लीक डिटेक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि बैड स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल होता है आपका, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इजीली हम स्मेल करके बता देंगे कि देयर विल बी सम लीकेज ऑफ द, किसी चीज का लीकेज तो हो रहा है, और जो इस NH3 के ऑर्डर को पहचानते हैं वो इजीली बता सकते हैं कि देयर विल बी लीकेज ऑफ NH3, तो इससे पता चल जाता है कि देयर विल बी द सम लीकेज इन द प्लांट, ठीक है ना, प्लांट में आपका लीकेज है। जब प्लांट में आपका लीकेज है तो अब क्या करना होता है, उस लीकेज को, ये तो कंफर्म हो गया ना कि लीकेज है, लीक डिटेक्शन इजी हो गया ना हमारे लिए, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना होता है, लीक डिटेक्शन तो इजी हो गया, अब हमें देखना होता है पॉइंट ऑफ लीकेज, जिस पॉइंट से लीकेज हो रहा है, जिस पॉइंट से लीकेज हो रहा है, जिस पॉइंट से लीकेज हो रहा है, तो उस पॉइंट से लीकेज देखने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है, ठीक है, तब तो क्या करते हैं, अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा है तब तो सिंपली क्या करते हैं, सल्फर स्टिक यूटिलाइज करते हैं, सल्फर स्टिक यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, सल्फर स्टिक यूटिलाइज करते हैं। और सल्फर स्टिक जैसे ही NH3 के कांटेक्ट में आता है, ठीक है ना, जैसे ही सल्फर स्टिक इस NH3 के कांटेक्ट में आता है, व्हाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम सल्फाइड। NH3 उस सल्फर स्टिक के साथ रिएक्ट कर जाता है और व्हाइट फ्यूम्स क्या करता है आपका, व्हाइट फ्यूम्स आपका प्रोड्यूस करता है, और व्हाइट फ्यूम्स किसका, अमोनियम सल्फाइड का, इन प्रेजेंस ऑफ NH3, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से लीक डिटेक्शन पता चल जाता है। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा नहीं है तो सिंपली क्या किया जा सकता है, सोप बबल मेथड इज क्वाइट कॉमन मेथड, सोप बबल मेथड इज क्वाइट कॉमन मेथड, ठीक है ना। देखिए थोड़ा ध्यान से, NH3 सोप बबल मेथड इज क्वाइट कॉमन, आपका soap bubble method is quite common method to detect the leakage, to detect the point of leakage actually. अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि that one is the tubing system, that one is tubing system, ऐसे नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए, that one is I'm going to erase it, that one is tubing system। चाहे इवेपोरेटर हो चाहे कंडेंसर हो, मैंने पहले भी बताया कि इवेपोरेटर में क्या होना चाहिए, इवन P इवेपोरेटर शुड बी ग्रेटर देन द P एटमॉस्फेयर, ठीक है। इवन तो यानी कि पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, पूरे के पूरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं प्रेशर जो होगा आपका ग्रेटर देन द P एटमॉस्फेरिक,
तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आपका सोप बबल इस पूरे ट्यूबिंग सिस्टम पे लगाओगे, व्हाट हैपन, देयर विल बी द बबल क्रिएशन। जिस पॉइंट से लीकेज होगा उस पॉइंट से आपका बबल क्रिएशन होगा, ठीक है ना। सिंपली जिस तरीके से आप एक कॉमन बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन ले, बहुत ही कॉमन डेली लाइफ का कॉमन ऑब्जर्वेशन ले, तो जिस तरीके से आप टायर वगैरह जब पंक्चर होता है आपका टायर वगैरह, तो जिस तरीके से डिटेक्शन किया जाता है आपका कि किस पॉइंट से आपका डिटेक्शन है, वाटर में क्या करके, वाटर में डुबा के, ताकि जिस पॉइंट पे लीकेज होगा वहां से बबल फॉर्मेशन होता है, बबल ऑफ वाटर जनरेट होता है, बबल ऑफ एयर, एक्चुअली बबल ऑफ एयर जनरेट होता है। तो उसी तरीके से जब सोप बबल लगाते हैं तो क्या, जिस पॉइंट से लीकेज है उस पॉइंट पे आपका बबल फॉर्मेशन होता है, और बबल फॉर्मेशन होने के कारण इजिली डिटेक्ट हो जाता है। तो बड़े प्लांट के लिए सल्फर स्टिक, अगर स्मॉल प्लांट है तो इवन सोप बबल से हमारा काम हो जाएगा, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। और NH3 के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज किसके लिए, लीक डिटेक्शन के लिए एडवांटेज है। वैसे तो पंजेंट स्मेल होने के कारण क्या हो सकता है, हजार्ड्स कंडीशन बढ़ सकता है, हेडेक वगैरह, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो लेकिन लीक डिटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या है, एडवांटेज कंडीशन है। तो पॉइंट ऑफ लीकेज हमें पता करना होगा। स्मॉल प्लांट के लिए सोप बबल मेथड इज क्वाइट कॉमन, और अगर बड़ा प्लांट है तो सल्फर स्टिक जनरली यूटिलाइज करते हैं। और जहां पे भी NH3 का लीकेज होता है वहां पे क्या बनाता है, ये व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम सल्फाइड बनाता है। तो NH3 की तो बात हो गई। नाउ मूव टू द CFC। ऑर्डरलेस है तो डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो जनरली डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्ट कैसे करते हैं, विद द हैलाइड टॉर्च, विद द हेल्प ऑफ हैलाइड टॉर्च, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ हैलाइड टॉर्च। और हैलाइड टॉर्च का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, सॉरी ब्लू होता है। और जब उस हैलाइड टॉर्च को मूव करते हैं आपके ट्यूबिंग पे, ट्यूब सिस्टम पे, जहां पे भी आपका जिस पॉइंट पे आपका लीकेज होता है उस पॉइंट पे हैलाइड टॉर्च का जो आपका कलर होता है ब्लू से ब्लूइश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि हैलाइड टॉर्च यूटिलाइज करते हैं इस केस में, और इस केस में हैलाइड टॉर्च यूटिलाइज करते हैं। और हैलाइड टॉर्च को जब ट्यूब्स में मूव कराते हैं तो जिस पॉइंट पे लीकेज होता है उस पॉइंट पे आपके हैलाइड टॉर्च का कलर जो है ब्लू से ब्लूइश ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली योर, ठीक है ना, मेथड टू डिटेक्ट द लीकेज, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ CFC इज द फैक्ट दैट ऑर्डरलेस freons leaks are detected by means of halide torch. In presence of freons the blue light turns into the bluish green, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है। और वहीं पे अमोनिया के बारे में बताऊं मैं, and ammonia leaks are very easily detected by its pungent odor, as well as NH3 leaks are detected with sulfur stick which forms white fumes of ammonium sulfide in presence of NH3, ठीक है। The next thing is that थोड़ा एक चीज और ध्यान दीजिए, ऑलरेडी प्रीवियसली मैंने बताया कि NH3 क्या होता है, रिलेटिवली मोर टॉक्सिक होता है, रिलेटिवली मोर टॉक्सिक होता है। और जब ये पता चल गया कि जिस पॉइंट से भी लीकेज है, जब आपका पॉइंट ऑफ लीकेज पता चल गया, अमोनिया का टॉक्सिक इन नेचर होता है, पॉइंट ऑफ लीकेज भी पता चल गया, सारा डिवाइस जो भी रिपेयर करने के लिए सारा डिवाइस जब तक इकट्ठा किया जाता है तब तक क्या किया जाता है, उसे एक वेट क्लॉथ से उसे उस पॉइंट पे लपेट दिया जाता है, एक वेट क्लॉथ से उस पॉइंट पे लपेट दिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, बिकॉज NH3 हैविंग ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाता है आपके किस में, वाटर में, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। इवन मैं बताऊं, डिस्कस करूंगा मैं, डोंट वरी, वी विल डिस्कस इन द अगेन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में डील करूंगा मैं कि एक्चुअली NH3 जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, कहीं तो रहा हूं, ग्रेट एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर, बहुत जल्दी डिसॉल्व होता है। जब डिसॉल्व होता है तो इट शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। जिस तरीके से आइडियल गैस के लिए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, उसी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में भी नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ
कहीं ना कहीं आइडियल सॉल्यूशन को डिनोट करता है, और राउट्स हुआ उससे नेगेटिव डेविएशन मतलब आपका जो भी मिक्सचर हुआ उसका वॉल्यूम, इंथैल्पी वगैरह सब लेस होगा आइडियल सॉल्यूशन से। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो भी आपका वॉल्यूम क्रिएट हुआ एंड ऑल दिस थिंग्स, इंथैल्पी वगैरह सब कुछ क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो क्या शो करता है, NH3 इतना ज्यादा एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर होता है कि इट शोज द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ, बहुत ही ज्यादा डिसॉल्व होता है। इसीलिए हजार्ड्स कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए, NH3 के टॉक्सिसिटी को अवॉइड करने के लिए उसे क्या किया जाता है, इमीडिएटली वेट क्लॉथ से लपेट दिया जाता है। उसके बाद सारे डिवाइसेस वगैरह इकट्ठा करके रिपेयर वगैरह सर्विस किया जाता है। ठीक है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। साथ ही साथ एक छोटा सा पॉइंट यहां पे और डील करूंगा कि मान लीजिए सपोज टू बी डोमेस्टिक पर्पज से पे अगर आपने घर में एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रखा है और वहां पे क्या है, आपने आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम में HFC यूटिलाइज हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके घर में HFC एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रखा है और घर में आपके क्या हो रहा है, HFC यूटिलाइज हो रहा है। HFC क्या है, ऑर्डरलेस है, पूरा का पूरा लीकेज हो जाएगा लेकिन पता चलने वाला नहीं है। और डोमेस्टिक पर्पस से हम हेडलाइट टॉर्च भी नहीं रखते हैं। आई होप बहुत ही कम लोग होंगे, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में लोग होंगे। पहले तो ये मैक्सिमम पर्सन जो बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में नहीं जानते, वो तो जानते भी नहीं है कि हेलाइट टॉर्च कुछ होता है। ठीक है ना, हेलाइट टॉर्च से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कि इवन डोमेस्टिक पर्पस से भी इसे हेलाइट टॉर्च को रखा जाता है, नहीं रखा जाता है। क्लियरली स्पीकिंग व्हाट हैपन, अगर HFC लीक होना शुरू हुआ तो कंप्लीटली क्या होगा, लीक हो जाएगा कंप्लीटली, पूरा गैस क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा गैस लीक हो जाएगा। अब गैस तो क्या होता है, पूरा रेफ्रिजरेंट लीक हो जाएगा। अब HFC तो क्या होता है, कॉस्टलियर होता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि इसके मोस्ट ऑफ द मोस्ट केसेस आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इतना रोबस्ट बनाया जाता है कि लीकेज को क्या किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। बट स्टिल इन सम केसेस लीकेज अगर होता भी है, ठीक है ना, इन सम केसेस अगर लीकेज होता भी है तो उसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऑर्डरलेस होता है, हेलाइट टॉर्च है नहीं, पूरा का पूरा लीकेज हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली। तो कैसे फिर अब क्या, जब लीकेज हो चुका है तो पॉइंट ऑफ लीकेज कैसे पता चलेगा? पॉइंट ऑफ लीकेज तो हमें पता करना ही होगा ना, पॉइंट ऑफ लीकेज, क्योंकि बिना पॉइंट ऑफ लीकेज को रिपेयर किए बिना नया रेफ्रिजरेंट, ठीक है, न्यू सिलेंडर ऑफ द सेम रेफ्रिजरेंट को फिल नहीं किया जा सकता है। सेम रेफ्रिजरेंट को फिर से फिल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्टलियर हो जाएगा। अगर हम लीकेज को, पॉइंट ऑफ लीकेज को पता नहीं किए तो फिर से सेम रेफ्रिजरेंट को फिल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ही कॉस्टलियर हो जाएगा, क्योंकि फिर से लीक हो जाएगा अगर पॉइंट ऑफ लीकेज को हम डिटेक्ट नहीं किए तो। आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में तो क्या किया जाता है उसके लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके लिए क्या किया जाता है, एक सेकेंडरी आपका जो मेन कंप्रेसर है उससे सर्किट को अलग, उसे मेन कंप्रेसर को रेफ्रिजरेशन सर्किट से अलग कर दिया जाता है। और उसकी जगह पे एक सेकेंडरी, जो भी सर्विस करने वाले आते हैं वो अपने साथ एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर को लाते हैं, सेकेंडरी कंप्रेसर को लाते हैं और सेकेंडरी कंप्रेसर को आपके रेफ्रिजरेशन सर्किट से जोड़ देते हैं। और उस कंप्रेसर के थ्रू एक्चुअली करते क्या है, वो एयर पास करते हैं, हाई प्रेशर पे एयर पास करते हैं। क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, एयर पास करते हैं। ठीक है ना, हाई प्रेशर पे एयर पास करते हैं, एयर एट हाई प्रेशर। ठीक है, और हाई प्रेशर पे जब एयर पास करते हैं, ठीक है, व्हाट हैपन, और पूरे ट्यूबिंग सिस्टम पे क्या करते हैं, पूरे के पूरे ट्यूबिंग सिस्टम पे सोप बबल क्या लगा देते हैं, सोप बबल लगा देते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूरे के पूरे ट्यूबिंग सिस्टम पे सोप बबल लगा देते हैं। और जिस पॉइंट से लीकेज हो रहा होगा, ऑब्वियस वहां पे क्या होगा, आपका वहां पे क्या होगा, बबल फॉर्मेशन होगा। जिस पॉइंट पे बबल फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ लीकेज। उसे क्या कर दिया, रिपेयर कर दिया और फिर से उस HFC को क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है ना, अपने साथ उस HFC का जो भी आपके डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है,
रेफ्रिजरेंट उसका सिलेंडर, गैस सिलेंडर लाते हैं, उसका सिलेंडर लाते हैं और उस सिलेंडर के थ्रू क्या कर देते हैं, फर्दर फिल्ड कर देते हैं। लेकिन आफ्टर द रिपेयरिंग ऑफ दैट पॉइंट ऑफ लीकेज, और कैसे, सेकेंडरी कंप्रेसर के थ्रू हाई प्रेशर एयर पास कराते हैं, सोप बबल पूरे ट्यूबिंग सिस्टम पे लगाते हैं, और सोप बबल क्या करता है, जिस पॉइंट पे लीकेज होता है बबल फॉर्मेशन होता है, और बबल फॉर्मेशन होने के कारण आप लीक को डिटेक्ट कर सकते हो और फिर से HFC फील कर सकते हो। रिपेयर करके फिर से HFC फील कर दीजिए, आपको फिर से AC, डोमेस्टिक AC एज यूजुअल वर्क करने लगेगा। देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज एग्जैक्टली डोमेस्टिक पर्पज से कैसे हम लीक डिटेक्शन करते हैं ये भी बता दिया मैंने, ठीक है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली द एंड ऑफ योर व्हाट, एंड ऑफ योर फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। नथिंग बट, कुछ नहीं देखा हमने, थर्मल कंडक्टिविटी देखा, विस्कोसिटी देखा, फिर क्या देखा हमने, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखा, देन आफ्टर हमने देखा सिंपली लीक डिटेक्शन देखा, नथिंग एल्स, लीक टेंडेंसी देखा। यही आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट है। नाउ वी विल मूव टू द एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द एनवायरमेंटल इश्यूज, ऑब्वियस एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू द रेफ्रिजरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया। और ऑलरेडी मैंने बताया कि इन रिसेंट टाइम दिस क्राइटेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दिस क्राइटेरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज में क्या क्या मेनली आता है आपका, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है ना, एंड देन आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट। तो सबसे पहले चीज ओजोन लेयर डिप्लेशन का पता सबसे पहले कब चला, इन 1985 में साइंटिस्ट एक्चुअली कंप्लीटली शॉक्ड रह गए जब वो पहली बार क्या देखें, अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन लेयर में देयर वाज होल इन द ओजोन लेयर, ठीक है। वो पहली बार जब अंटार्कटिक के ऊपर ओजोन लेयर में होल देखें, साइंटिस्ट कंप्लीटली शॉक्ड रह गए, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने एनालाइज करना शुरू किया कि आखिर ये होल मेनली किस कारण से है। तो फाइनली ये कंक्लूजन हुआ कि दैट क्लोरीन, actually the chlorine is the main responsible for that what डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर्स। और क्लोरीन मेनली कहां पे, तो CFC को इंटरलिंक किया गया कंप्लीटली, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कंप्लीटली इंटरलिंक किया गया किससे, आपके व्हाट आपके ओजोन लेयर डिप्लेशन से, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इंटरलिंक किया गया कंप्लीटली किसके, ओजोन लेयर डिप्लेशन से। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब व्हाट हैपन एग्जैक्टली, जब आपका पहले हम प्रॉपर समझ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बाकी कुछ जो यहाँ पे बोलूंगा वही यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, नथिंग एल्स। तो थोड़ा समझ लेते हैं। CFC से जब कंप्लीटली इंटरलिंक किया गया, और क्या होता है एक्चुअली CFC एक्चुअली जब आपके रेफ्रिजरेंट से लीकेज होता है, सॉरी जब आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम से रेफ्रिजरेंट का लीकेज होता है, CFC का लीकेज होता है, तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, ये CFC बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन, हालांकि CFC बहुत ही हैवी है, इसे लोअर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, CFCs आर क्वाइट हैवियर, ठीक है ना, क्वाइट हैवियर देन द N2 एंड O2। जो मेन आपके कंपोनेंट है एयर के N2 एंड O2, इसे बहुत ही हैवियर है, इसे तो लोअर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए था, बट स्टिल how can it reaches to the what upper atmosphere, or you can say the stratosphere, जिसमें आपका ओजोन लेयर होता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जहां पे आपका ओजोन लेयर होता है। तो ये आपका लोअर एटमॉस्फेयर हैवी होने के बावजूद ये लोअर एटमॉस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर में कहां कैसे चला जाता है। तो एक्चुअली ये कंक्लूड किया गया कि बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। Because of the concentration difference, high concentration to low concentration, lower atmosphere में CFC का concentration ज्यादा है respectively the upper atmosphere, lower atmosphere में CFC का concentration ज्यादा है respectively the upper atmosphere। तो because of the high concentration to low concentration क्या होता है, इनका diffusion होता है, movement होता है, और ये जब outer atmosphere में जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो सनलाइट के कारण ये क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। सनलाइट के कारण डिकम्पोज हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और व्हाट हैपन, क्लोरीन एटम फ्री हो जाता है। जब क्लोरीन एटम फ्री हो जाता है, ये O3 पे क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है ना, O3 पे अटैक करता है,
और O3 पे किस तरीके से अटैक करता है, इसका केमिकल रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। एक ये क्या है आपका, दैट वन इज दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज व्हाट, ठीक है, दिस वन इज व्हाट R12, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मिथेन, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, ठीक है ना, CCl2F2। बाद में देखेंगे इसका ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट और ओजोन लेयर डिप्लेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, R12, और इसके रेस्पेक्ट में R22, इसके रेस्पेक्ट में अगर R22 की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5% ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल होता है, सिर्फ और सिर्फ 5%। R22 का इसके रेस्पेक्ट में, R12 के रेस्पेक्ट में सिर्फ और सिर्फ 5% ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, यानी कि ये जितना डिप्लेट करेगा उसका मात्र 5% रहेगा। बट स्टिल मैंने कहा कि 5% भी तो करता है ना, यहां पे क्या चाहिए आज के डेट में, वैसे रेफ्रिजरेंट चाहिए जो ओजोन लेयर जिसके लिए ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल क्या हो, बिल्कुल जीरो हो, ठीक है, जिसमें क्या आता है आपका, कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, R32, R134A, R410A, ठीक है ना, तो इसीलिए इसे भी 2030 तक क्या कर दिया जाएगा, फेज्ड आउट कर दिया जाएगा। तो यहां पे एग्जांपल लिया मैंने CCl2F2, हायर एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में जाने के कारण व्हाट हैपन, सनलाइट के कारण ये क्या हो जाता है आपका, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होने के बाद एक कंपाउंड ये बनाया और ये Cl एटम फ्री हो गया, यहां से Cl एटम O3 पे अटैक करता है और क्या बनाता है, ClO और O2, ठीक है ना, ClO और O2, और ClO बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। फर्दर ये सनलाइट के कारण क्या होता है, डिकम्पोज होता है। ClO इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, फर्दर ये सनलाइट के कारण डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर फर्दर क्या हो जाता है, ClO फर्दर Cl प्लस O में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि फाइनली क्लोरीन एटम किया क्या, O3 को O2 प्लस O में कन्वर्ट कर दिया, और Cl स्टिल रिमेन्स फ्री, अभी भी फ्री है। O3 पे अटैक किया, O और O2 में कन्वर्ट भी कर दिया, और Cl फिर क्या हो गया आपका, फ्री भी हो गया। अब Cl जब फ्री हो गया फिर से वो क्या करेगा, O3 पे अटैक करेगा, ठीक है ना, इस तरीके से O3 पे अटैक करेगा, फिर ClO बनाएगा, O2 बनाएगा, ClO, फर्दर क्या होगा, Cl एटम फ्री हो जाएगा और O फ्री हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है आपका। तो व्हाट हैपन, जिसके कारण व्हाट इज एग्जैक्टली देयर विद द चेन रिएक्शन, Cl क्या करता है, O3 के साथ चेन रिएक्शन बनाता है, चेन रिएक्शन, ठीक है ना, चेन रिएक्शन बनाता है। जब चेन रिएक्शन बनाता है तो ऑलमोस्ट 1 क्लोरीन एटम, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 क्लोरीन एटम 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 का मतलब 1 लाख, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 क्लोरीन एटम 10 टू द पावर 5, और यू कैन से 1 लाख O3 मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। O3 मॉलिक्यूल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड चेन रिएक्शन के कारण, दिस इज एग्जैक्टली द रिएक्शन। और ये क्या करता है आपका, ओनली 5% ऑफ R12, इट मे बी बहुत जल्दी ये, इट मे बी, एक तो क्लोरीन, ये क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन होता है पहली बात, और बहुत ज्यादा जल्दी ये डिकम्पोज भी नहीं होता है, इसके कारण इसके पास क्या है आपका, ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल बहुत ही कम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। नाउ सी, एक बार जस्ट हम लोग देख लेते हैं ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल, ठीक है, विल सी इन 1985। एक चीज और बता दूं, नाउअडेज जनवरी 2021 में डेटा पब्लिश हुआ है, ठीक है ना, मतलब दिस ईयर जनवरी 2021 का डेटा बता रहा हूं, दिस ईयर जनवरी 2021 का डेटा पब्लिश हुआ है। अभी तक ऑलमोस्ट 24.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो चुका है आपके ओजोन लेयर में डिप्लेट होल हो चुका है। इतना बड़ा मिलियन किलोमीटर स्क्वायर 24.8 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया ओजोन लेयर में क्या हो चुका है, होल हो चुका है। इतना बड़ा एरिया, और ये इतना बड़ा एरिया समझे कैसे कि कितना बड़ा है, यूएसए का जो एरिया है, यूएसए का जो एरिया है उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यूएसए का जितना एरिया है उसका ऑलमोस्ट 3 टाइम्स
इतना बड़ा होल हो चुका है। नाउ यू कैन रियलाइज, आप ये समझ सकते हो कि आज के डेट में ये रेफ्रिजरेंट चेंज करना कितना ज़रूरी हो गया है। वैसे रेफ्रिजरेंट से चेंज करना कितना ज़रूरी हो गया कि जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या हो, बिल्कुल कंप्लीटली जीरो हो। उस तरीके के रेफ्रिजरेंट से रिप्लेस करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, जिसके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या हो, ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल ऑलमोस्ट जीरो हो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो एक बार जस्ट मैं यहां पे रीड आउट कर दे रहा हूं। इन 1985 द वर्ल्ड वाज शॉक्ड टू फाइंड अ गैपिंग होल above Antarctic. The ozone layer, in the ozone layer, CFCs have been linked to depletion of this ozone layer. CFC मैंने कहा ना कि एक्चुअली क्लोरीन को लिंक किया गया, और क्लोरीन मेनली कहां पे, आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में, ठीक है ना। इसलिए CFC फाइनली यहां पे लिखा है स्टेटमेंट में, CFCs have been linked to depletion of this ozone layer. According to the recent data published in January 2021, approximately 24.8 million square kilometer ozone layer hole was detected above Antarctic. और ये इतना बड़ा एरिया किसके बराबर है, मैंने कहा 3 times of area of USA. 3 times of area of USA. Try to understand. ठीक है। फिर मैंने बताया कि एक्चुअली CFC लोअर एटमॉस्फेयर से अपर एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के थ्रू। एज वी नो दैट जनरली CFCs आर हैवियर देन N2 and O2, बट स्टिल यहाँ पे दिस नहीं होगा, बट स्टिल migrate into the but these are still migrate into the upper atmosphere. By molecular diffusion. Molecular diffusion का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है मैंने, ठीक है ना। caused by partial pressure difference, जिसे क्या कहते हैं, जनरली ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। अगर आसान लैंग्वेज में समझें तो ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस, सिंपली समझिए। द क्लोरीन एटम स्प्लिट ऑफ फ्रॉम CFCs by the action of sunlight in a stratosphere, and it will react with ozone according to the following reaction. ये रिएक्शन ऑलरेडी बता दिया मैंने कि किस तरीके से चेन रिएक्शन बनाता है। 10 O3 will be depleted to O2. The problem with CFCs is chain reaction. A single Cl atom destroys 1 lakh molecule of O3, so even the small concentration of CFC also becomes very important. Try to understand, please. Small concentration of CFC also becomes very important. अब you can realize ना कि एक क्लोरीन एटम, 1 लाख मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, आपका डिस्ट्रॉय कर रहा है कहीं ना कहीं। तो स्मॉल कंसंट्रेशन भी क्या है, स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ CFC मैटर करता है, ठीक है ना। दैट वन इज ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ CFCs have varying ODP. ऑब्वियस मैंने कहा कि R12 का अलग डिग्री ऑफ ODP है, और आपका अलग ODP ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल है। R22 का अलग ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल है, और दूसरा कोई CFC होगा उसका कुछ अलग ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल होगा। तो ऑब्वियस CFC हैव वैरिंग डिग्री ऑफ ODP। आगे देखेंगे कि R32 का बिल्कुल 0 ODP है, R410 का बिल्कुल 0 ODP है, R134A का बिल्कुल 0 ODP है। विल सी, ठीक है ना, रिसेंट ट्रेंड्स में देखेंगे जस्ट इसके बाद। CFC have varying degree of ODP. In addition, they act as greenhouse gases. Greenhouse gases का मतलब कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। इनके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी होता है। लेकिन
हमें कैसे रेफ्रिजरेंट को चूज करना है जिनके कारण ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट, ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल तो बिल्कुल जीरो हो, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी क्या हो, कम हो। धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट पे लगातार क्या किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। इट मे बी 2030 और उसके ऑनवर्ड्स कुछ ऐसे रेफ्रिजरेंट का डेवलपमेंट हो जाए जिनके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल तो जीरो होगा ही होगा, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी ऑलमोस्ट क्या हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो जाए, ठीक है ना, बहुत ही कम हो जाए, ठीक है। हाउस गैसेस दैट इज GWP, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल, देखिए ऑलरेडी मैंने बताया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एक्चुअली द इंटरनेशनल ट्रीटी, ठीक है ना, ऑलरेडी प्रीवियस भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द यूज ऑफ फुल्ली हैलोजनेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फुल्ली हैलोजनेटेड? फुल्ली हैलोजनेटेड का मतलब ये होता है, फुल्ली हैलोजनेटेड का मतलब ये होता है कि देयर विल बी नो हाइड्रोजन, किसी तरीके का हाइड्रोजन नहीं हो उसमें, उस आपके मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, ठीक है ना। हैलोजनेटेड CFCs, किसी तरीके का हाइड्रोजन नहीं हो, क्योंकि हाइड्रोजन होता है तो उसे जनरली क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। दैट R22 को यही कहते हैं HCFC, एंड दैट R2212 इज कॉल्ड एज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज कंप्लीटली हैलोजनेटेड, ठीक है ना, एंड दैट वन इज, इसमें क्या है, HCFC है। According to the Montreal Protocol, the use of fully halogenated CFCs, no hydrogen, that is no hydrogen, कौन कौन से हैं, R11, R12, R113, R114, R502 have been phased out। देखिए मैंने कहा ना कि phased out from the year 2000, already discuss कर चुका हूं मैं। HCFC will be phased out by year 2030 according to the Montreal Protocol, phased out by 2030, कौन, HCFC। और HCFC में सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर आपका R22 है, मोस्ट पॉपुलर कौन सा है आपका, R22 है। दिस इज एग्जैक्टली द मोस्ट पॉपुलर HCFC because it has much lower ODP as well as the GWP than CFCs, much lower ODP as well as GWP than CFCs। example, R22 has ODP is only 5% of R12, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। दिस इज एग्जैक्टली, हम ये देखेंगे बाद में आगे चल के कि R22, ठीक है, इसके कारण ओजोन लेयर डिप्लेशन है, बट इसका ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट GWP देखेंगे हम, GWP of R22 even less than the GWP of R410A, ठीक है ना। मैंने कहा कि R410 के लिए ODP बिल्कुल जीरो है, बट GWP R22 से ज्यादा है, विल डिस्कस, ठीक है ना, हम देखेंगे। बट फिर भी R410 को इसीलिए चूज किया जाता है, क्योंकि R410 को फिर भी इसीलिए चूज किया जाता है क्योंकि इसके लिए ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है आपका, बिल्कुल नलिफाई है, बिल्कुल जीरो है। और आज के डेट में अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डेटा जो मैंने अभी बताया, आज के डेट में सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो ओजोन लेयर डिप्लेशन को खत्म करना, क्योंकि आप देख सकते हो इतना बड़ा क्या हो चुका है, होल हो चुका है आपके ओजोन लेयर में, ठीक है ना। तो आज के डेट में सबसे मेन क्राइटेरिया क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, तो इसलिए यहाँ पे R410 यूटिलाइज किया जाता है। हालांकि बाद में देखेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए दैट कैन बी कंसिडरेबल। ओजोन लेयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा तो है बट बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई दिस कैन बी कंसिडरेबल। आगे देखेंगे हम लोग, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दैट एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है ना, हर चीज डिस्कस कर लिया। नाउ विल सी द रीसेंट ट्रेंड्स, बट नाउअडेज HFC, recent trends क्या है, but nowadays HFCs are going to be popular, that is going to be popular because it has ODP is zero and having some GWP and having some GWP example R134A जिसका केमिकल फॉर्मूला है R32 etc, ठीक है ना। Now we will see the recent trends. Recent trends क्या है आपका, ऑलरेडी मैंने बताया है
कि ये रीसेंट ट्रेंड्स कुछ और नहीं है। रीसेंट ट्रेंड्स जो है आपका R32 R410A और R22 के बीच कंपैरिजन है। दैट वन इज द कंपैरिजन एंड दैट कंपैरिजन, डेटा ऑफ द कंपैरिजन इज टेकन फ्रॉम, यहां पे जो मैंने डेटा लिया है इस कंपैरिजन का, दैट वन इज टेकन फ्रॉम द व्हाट, द डेटा पब्लिश्ड बाय द डाइकिन। डाइकिन क्या है आपका? डाइकिन एक एयर कंडीशनिंग का क्या है आपका कंपनी है। तो उसी ने डेटा ये पब्लिश किया है और उसी डेटा को एज इट इज मैंने यहाँ पे लिया है। और ये डेटा किसके लिए है? R32 R410 और R22 के लिए कंपैरिजन है। दैट डेटा इज फॉर द कंपैरिजन बिटवीन R32 R410A एंड R22, ठीक है ना। This data is actually the comparison between these three important popular refrigerant, and that data was published by the Daikin itself, and Daikin is the air conditioning company of air conditioning system, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, उसी डेटा को मैंने यहाँ पे शो किया है आप लोगों के सामने, उसी डेटा के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सबको कंपेयर किया गया और सबको कंपेयर करने के बाद ये देखा गया कि R32 इज द बेस्ट, R32 इज द बेस्ट, ठीक है ना। R32 आपका क्या है? बेस्ट रेफ्रिजरेंट है। इसके कारण क्या है आपका? दैट वन इज, इसके कारण ये देखा गया R32 के कारण, तो सबसे पहली चीज ODP इसके कारण क्या है? 0 है। ODP क्या है आपका? 0। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है आपका? सबसे कम है इन तीनों में, नॉट इन थ्री, और भी 2-3 देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और भी 1-2 के बीच देखेंगे आपका कंपैरिजन, ठीक है ना। R23 के बीच भी कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ और सिर्फ आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ODP तो 0 है, किसका? R32 का, R32 का। साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग R32 का क्या है? रिलेटिवली बहुत ही कम है, रिलेटिवली बहुत ही कम है इन तीनों में, ठीक है। मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए स्पेशली यहां पे क्या देखेंगे हम लोग? विल सी द R23 ऑल्सो, R23 को भी देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग को कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग को कंपेयर करने के लिए R23 भी देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। और R23 भी देखेंगे कि R23 में भी किसी तरीके का आपका व्हाट हैपन एग्जैक्टली, किसी तरीके का आपका क्लोरीन एटम नहीं है, देयर विल बी ओनली फ्लोरीन एटम। तो R23 का भी ODP 0, बट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखेंगे बहुत R23 का बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। R23 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, जबकि R32 का रिलेटिवली ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ही कम है, ठीक है ना, बहुत ही कम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पहली बात, दिस इज द वेरी फर्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके, ये सबसे पहली बात। द सेकेंड थिंग इज दैट ये देखा गया कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, अगर R32 को यूटिलाइज किया जा रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या है आपका? इज अबाउट 50% हायर कंपेयर टू R410A, और COP इज अबाउट 6% हायर। ऑब्वियस, सेम कैपेसिटी के लिए अगर COP हायर हो गया, यानी कि पावर इनपुट क्या हो गया हमारा? डिक्रीज हो गया ना। पावर इनपुट हमारा क्या हो गया? सेम कैपेसिटी के लिए अगर आपका COP हायर हो गया तो हमारा पावर इनपुट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और पावर इनपुट डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियस हमारे लिए रनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। रनिंग कॉस्ट इज लेस, ठीक है। देयरफॉर कंसर्निंग द क्लाइमेट चेंज इशू, ठीक है ना, और देन आफ्टर बट द डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर ऑफ R32 इज अबाउट, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन इशूज विद R32। बाकी कोई इशूज नहीं है। तो इस इशूज बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है ये इशू, सिर्फ आपका क्या है आपका, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा R32 के कारण ODP 0 है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत कम है आपका, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी बहुत अच्छा होता है आपका, कंप्रेसर का COP हायर होता है।
तो ये एक इशू क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक इशू इग्नोर किया जा सकता है। ये एक इशू क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द केस ऑफ द R32। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे प्रॉपर्टी हैं आपके पास R32 के पास, ठीक है ना। इसीलिए R32 आपका क्या है, आपका R32 आज के डेट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है आपके डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, ठीक है ना। सो दिस अब आपका ये 20 डिग्री सेल्सियस हायर है। जब ये 20 डिग्री सेल्सियस डिस्चार्ज टेम्परेचर कौन सा, कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर, याद करिए, थोड़ा सा यहां पे बना दे रहा हूं मैं। डिस्चार्ज टेम्परेचर कौन सा, याद करिए, डिस्चार्ज कंप्रेसर एट द 2, दिस इज द 1 2 3 4, 2 इज द डिस्चार्ज टेम्परेचर, 2 इज द डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेसर। ये 20 डिग्री सेल्सियस हायर होता है, बट दिस इज नॉट द मेन इशू, क्योंकि इसको ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज हैं आपके पास R32 के, बहुत अच्छे रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए R32 इज मोस्ट पॉपुलर इन योर डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस हायर है तो करना कुछ नहीं है, करना हमें सिर्फ ये है कि उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सिस्टम को डिजाइन करना होगा, अपने इक्विपमेंट को डिजाइन करना होगा, नथिंग एल्स। दिस फीचर्स मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इक्विपमेंट डिजाइन। बस यही करना होगा कि इस फीचर्स को ध्यान रख के हमें अपने इक्विपमेंट को डिजाइन करना होगा, बाकी कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये, ठीक है। इसको ओवरकम करने के लिए R32 के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। इसको ओवरकम करने के लिए बस ये चीज मेन ये इसलिए ध्यान में रखना है कि इसके अकॉर्डिंग हम अपने इक्विपमेंट को डिजाइन करेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, GWP की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द GWP। अब GWP एक्चुअली दो तरीके से देखा जाता है, GWP एक्चुअली दो तरीके से देखा जाता है, ठीक है ना। एक तो डायरेक्ट, यहां पे डिस्कस करूंगा, एक लाइन लिखा भी हुआ है, उस लाइन को मैंने डिस्कस नहीं किया है, पहले इसे हम यहां पे डिस्कस कर लूं। GWP दो तरीके से देखा जाता है, एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट डायरेक्ट ऑफ R32 या कोई भी मॉलिक्यूल, और एक आपका इनडायरेक्ट इंपैक्ट। GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दो तरीके से देखा जाता है, एक तो डायरेक्ट इंपैक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट इंपैक्ट। डायरेक्ट इंपैक्ट वो होता है कि अगर R32 आपका कोई भी CFC या HCFC या HFC लीक हो गया तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जाके कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देगा, ग्लोबल वार्मिंग पे कितना इंपैक्ट पहुंचाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई क्या हो गया, केमिकल लीक हो गया, कोई रेफ्रिजरेंट लीक हो गया, वो इन्वायरमेंट में जाके डायरेक्ट कितना ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट पहुंचाएगा, ठीक है ना, इन्वायरमेंट में जाके, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट समझ रहे हो, ग्रीन हाउसेस गैसेस की तरह, ठीक है ना। अगर सेम का ऑलरेडी बता चुका हूं, सेम कंसंट्रेशन की बात करें तो आपका CFC या HCFC या HFC हैविंग द मोर ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट देन द CO2, तो अगर डायरेक्ट वो इन्वायरमेंट में गया तो कितना ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट होगा उसका, ठीक है ना, अगर वो इन्वायरमेंट में डायरेक्ट लीक होकर चला गया तो। और दूसरा सेकेंड थिंग इज दैट कि जब हम रेफ्रिजरेंट को अपने रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूटिलाइज कर रहे हैं तो पावर इनपुट हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, रेफ्रिजरेंट को अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो पावर इनपुट दे रहे हैं। सेम कैपेसिटी के लिए हमारे पास दो रेफ्रिजरेंट है, अभी मैंने डिस्कस किया, दो क्या तीन रेफ्रिजरेंट है, कंपैरिजन तो यही किया जा रहा है ना, तीन रेफ्रिजरेंट हैं सेम कैपेसिटी के लिए, और क्या देखा जा रहा है, R32 में सबसे कम पावर इनपुट लग रहा है, सबसे कम पावर इनपुट लग रहा है सेम कैपेसिटी के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, सेम कैपेसिटी के लिए जब सबसे कम पावर इनपुट लग रहा है तो रनिंग कॉस्ट आपका सबसे कम किसका होगा, R32 के लिए होगा ना, ठीक है ना। परफॉर्मेंस किसका सबसे बेस्ट होगा, R32 रेफ्रिजरेंट के लिए, जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
तो मैंने कहा पावर इनपुट जब सबसे कम, तो पावर इनपुट जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दे रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जनरेट ही हो रहा है ना, वो पावर भी, इलेक्ट्रिकल पावर भी कहीं ना कहीं जनरेट ही हो रहा है ना। और वो कहां जनरेट हो रहा है, दैट वन इज इन द पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जनरेट हो रहा है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कि पावर प्लांट में जब पावर जनरेशन होता है CO2 रिलीज होता है। CO2 कैसे, बाय द बर्निंग ऑफ द कोल, ठीक है ना, कोल के बर्न होने के कारण क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। एंड अगेन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर प्रीवियसली डील कर चुका हूं, दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। आपका जो मीटर का बिल होता है इसी किलोवाट आवर का होता है। 1 किलोवाट आवर अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कर लिया तो 1 यूनिट से चेंज कर जाएगा। 1 किलोवाट आवर अगर पावर जनरेट होता है, ऑलमोस्ट 0.9 kg आपका CO2 रिलीज होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक यूनिट बिजली का बिल आपने खपत किया, एक यूनिट बिजली बनाने में 0.9 kg CO2 क्या होता है आपका रिलीज होता है। इसीलिए जनरली बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पे भी, चाहे उसके लिए हम, ऐसा होता है जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं अपने हॉस्टल वगैरह में क्या कर देते हैं कि फैन चल रहा है तो फैन चलने दो, मेरा बिजली का बिल थोड़ी ना लग रहा है। बट सिर्फ बिजली के बिल से मतलब नहीं है। बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर हमें अपने एनर्जी को भी क्या करना है, एनर्जी को भी, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज को भी बचाना है, ताकि क्या हो सके, बहुत ज्यादा CO2 रिलीज ना हो सके। और बहुत ज्यादा CO2 रिलीज ना हो, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, CO2 रिलीज ना हो तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट फर्दर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मैंने कहा कि पावर इनपुट कम, किसी भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे रेफ्रिजरेंट के अकॉर्डिंग सेम कैपेसिटी के लिए पावर इनपुट कम। तो मैंने कहा पावर इनपुट कम, तो 1 किलोवाट आवर के लिए आपका जो CO2 रिलीज हो रहा है वो उसके लिए अगर देखा जाए, इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वो तो कम होने लगा ना। अगर अगर सपोज टू बी इन 1 आवर, अगर सपोज टू बी 1 आवर, अगर एक सिंपल सी बात करूं, एक रेफ्रिजरेशन सेम कैपेसिटी, ठीक है ना, सेम कैपेसिटी की बात करें अगर, तो 1.4 यूनिट, और एक कर रहा है 1.6 यूनिट, और एक कर रहा है 1.7 यूनिट अप्रॉक्सीमेटली। तो ऑब्वियस इसके कारण पावर कंजम्पशन कम, ठीक है ना। जब पावर कंजम्पशन कम तो इसके कारण, इस पर्टिकुलर डिवाइस के कारण, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए जब पावर इनपुट कम तो CO2, इसके कारण क्या, इनडायरेक्ट वे में CO2 का जनरेशन भी कम, क्योंकि 1 किलोवाट आवर जनरेट करने के लिए 0.9 kg CO2 रिलीज होगा। तो अगर इसका पावर कंजम्पशन कम तो इसके लिए इनडायरेक्ट वे में CO2 का CO2 का इमिशन भी कम। अब जब CO2 का इमिशन कम, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इनडायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, कम होगा। तो देखेंगे हम R32 के लिए डायरेक्ट इंपैक्ट भी कम है और इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी कम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट इंपैक्ट भी कम है और इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी R32 के कारण डायरेक्ट इंपैक्ट भी कम, respectively the other refrigerant। R32 का डायरेक्ट इंपैक्ट भी कम है और इनडायरेक्ट इंपैक्ट भी कम है, respectively the other refrigerant, we will see, ठीक है ना। तो मैंने कहा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि COP is about 6% higher, यानी कि पावर इनपुट क्या कम। जब पावर इनपुट कम, what happen exactly, therefore concerning the climate change issue, it can contribute to reduce the equipment's indirect impact on CO2 emission। देखिए मैंने कहा ना, indirect impact on CO2 emission, indirect impact on CO2 emission, indirect impact on the CO2 emission। अगर पावर कंजम्पशन कम करेगा, COP हायर होगा तो, ठीक है, नाउ यू कैन रियलाइज। तो ये सारा कुछ मैंने ऑलमोस्ट डील कर दिया R32 के लिए, इसीलिए R32 कहीं ना कहीं ज्यादा पॉपुलर है। अब R32 का सिंपली डेटा देख लेते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है ना। R32 देखिए, अप्रोक्सीमेटली 10% रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन,
अप्रॉक्सीमेटली 10% रिडक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, सबसे पहली बात ये है R32 के लिए, ठीक है ना। अब क्या देखा जा रहा है, 100 ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द डिफरेंट रेफ्रिजरेंट्स, ठीक है ना। 100 ईयर में क्या इंपैक्ट पहुंचाएगा, कितना टाइम्स इंपैक्ट पहुंचाएगा, ये देखा जा रहा है, नथिंग एल्स। CO2 को यहां पे क्या माना गया है, CO2 इज द रेफरेंस, CO2 इज द रेफरेंस, CO2 इज द रेफरेंस। 100 ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ रेफ्रिजरेंट के लिए इसे क्या लिया गया, दैट वन इज टेकन टू बी 1, तो अब ये सबसे कम हुआ, ठीक है ना, दैट वन इज टेकन टू बी 1। अब देखिए R32 का आप पहले थोड़ा क्या देख लें, केमिकल फॉर्मूला देख लें। R क्या देखते हैं, R-C-1, ये तो कंफर्म है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, ठीक है। जो भी फॉर्मूला हमने लिखा है, जो भी हमने रूल्स देखे हैं डेजिग्नेशन के, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि दैट वन इज व्हाट, सैचुरेटेड, एंड दैट वन इज F। तो C-1 तो 0 है, तो क्या हो जाएगा, C इज 1, H+1 इज इक्वल टू 2, H1, F इज इक्वल टू 3, F3, तो क्या हो जाएगा आपका, दैट वन इज 3 1 + 4, Cl कितना हो जाएगा, Cl इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, Cl इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, मीथेन है आपका CHF3, दैट वन इज योर। इसमें भी देखिए CO2 के कारण, R32 के कारण, R410 के कारण और R130, ODP तो क्या है, इन सब के कारण 0 है। CO2 के कारण, R32 के कारण, R410 के कारण और R23 के कारण ODP तो 0 है। ये चारों के चारों रेफ्रिजरेंट यूटिलाइज किए जा सकते हैं, बट R32, 23 बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए कि इसका ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट, देखिए CO2 का 1 लिया गया है और CO2 के 1 के रेस्पेक्ट में ये कितना टाइम्स ग्रेटर है, 14,800 टाइम्स ज्यादा है ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट इन 100 ईयर्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल CO2 को रेफरेंस लिया गया है, ठीक है ना, और उसके रेस्पेक्ट में 14,800 टाइम्स ज्यादा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एग्जैक्टली, तो मैंने कहा ODP आपका क्या है, दैट वन इज 0, बट इसे बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। R12 तो वैसे भी फेज्ड आउट ही हो गया है क्योंकि इसका क्या है, ODP आपका ODP तो ज्यादा है ही, ODP तो मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा है R12 का, ठीक है। और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसका GWP ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा है। R11 का भी आपका ODP है, देयर विल बी सम ODP ऑफ R11 और इसका ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट भी ज्यादा है। R410, मैंने कहा कि R22 की बात करें, R22 की बात करें, अगर R22 की बात करें तो इसका ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल कितना है, 0 तो नहीं है, लेकिन R12 के रेस्पेक्टिवली बहुत ही कम है, 5% ओनली, बट स्टिल मैंने कहा कुछ तो है ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल, इसलिए इसे 2030 तक फेज्ड आउट कर दिया जाएगा, काम खत्म। लेकिन इसका और R410 का थोड़ा मैच करो, R410 का ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट ज्यादा है रेस्पेक्टिवली द R22, अभी मैंने जस्ट प्रीवियसली बताया था, थोड़ा देखिए, अभी मैंने जस्ट प्रीवियसली बताया था, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। बट थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि ODP 0 है R410 का, और ये कितना है, 1810, R22 के लिए कितना है ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट, 1810, और इसके लिए कितना है 2090, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ग्लोबल वार्मिंग इंपैक्ट में, इसीलिए R410 इज कंसिडरेबल। R410 को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, और R410 की जगह R22 को रिप्लेस करके R410 को लाया जा सकता है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। और आज के डेट में मैंने कहा कि R410 एंड R32 इज क्वाइट मोर पॉपुलर इन द डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ODP 0 है और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल R410 का R22 के रेस्पेक्टिवली ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसलिए ये क्या है, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल।
ठीक है ना, और R22 को रिप्लेस किया जा सकता है विद द R410। लेकिन R32 को देखें, R32 को देखें अगर हम, तो ODP तो 0 है ही, बाकी सब के रेस्पेक्टिवली, ऑब्वियस कार्बन डाइऑक्साइड से तो ज़्यादा ही है, बट बाकी सब के रेस्पेक्टिवली क्या है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, बाकी सब के रेस्पेक्टिवली बहुत ही कम है, बाकी सब के रेस्पेक्टिवली बहुत ही कम है, दैट वन इज 675 ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इंडेक्स कहते हैं, कितना ज़्यादा है, 675 टाइम्स ज़्यादा है, 1810 टाइम्स ज़्यादा है इम्पैक्ट उसका, ठीक है ना। ये आपका दैट वन इज एग्जैक्टली योर, इसलिए R32, दैट्स व्हाई द R32 इज मोस्ट पॉपुलर, इज R32 इज मोर popular in recent time, more popular in recent time, ठीक है। अब देख लीजिए सब कुछ क्या है, सारे रिक्वायरमेंट्स को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है आपका R32। यहाँ पे भी डेटा है, सेम डेटा है एक्चुअली, ठीक है ना। R22 की बात करें तो आपका ओजोन लेयर यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं, R12 की बात करें तो 1, R22 की बात करें तो उसका 5% 0.055, R410 0, R32 0, और सबसे कम ओजोन लेयर डिप्लेशन पोटेंशियल भी सबसे कम। और बाकी ये तो मैंने कह ही दिया कि इन दोनों को कंपैरिजन करिए, बहुत ज़्यादा आपका ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट R410 के कारण नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है, R22 की जगह R410 को रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है ना। R22 को रिप्लेस करके R410 को यूटिलाइज किया जा सकता है। नाउ दिस इज द डेटा, अगेन फर्दर डेटा, ठीक है ना। अगेन फर्दर डेटा क्या है, ये आपका R32 के लिए, R410 के लिए, एंड दैट वन इज फॉर द R22। ये आपका क्या है, HCFC 22 की जगह क्या लिख सकते हैं, R22 लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर, फॉर ये जो भी डेटा है, फॉर अ पर्टिकुलर evaporator temperature and condenser temperature, that is 0 डिग्री and 50 डिग्री सेल्सियस, ये सबके लिए कॉमन है। R32 के लिए भी कॉमन है, 410 के लिए भी कॉमन है, R22 के लिए भी कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन है। और सुपर हीट कितना है, किसी तरीके का सुपर हीट नहीं लिया गया है तीनों के लिए, और किसी तरीके का सब कूलिंग नहीं लिया गया है तीनों के लिए, ठीक है ना। कंप्रेसर इफिशियंसी कितना लिया गया है, 70% लिया गया है, दैट वन इज कॉमन फॉर ऑल। ये वाला जो डेटा है ये कॉमन फॉर ऑल 3 रेफ्रिजरेंट है, और ये आपका डेटा वेरिएबल है, ठीक है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए थोड़ा, इवापोरेटर प्रेशर कितना है, इवापोरेटर प्रेशर इज 0.81 मेगापास्कल। मेगापास्कल को बात करें, अगर 1 मेगापास्कल की बात करें, दैट वन इज 10 बार। तो यानी कि 0.81 की बात करें मेगापास्कल, तो ये कितना हो जाएगा, दैट वन इज 8.1 बार हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, ठीक है ना। 1 मेगापास्कल की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा आपका, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, क्या हो जाएगा आपका 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू 10 बार। और ये मैंने कहा अगर मेगापास्कल 0.8 बार है तो इसे क्या समझना है आपको, व्हाट यू हैव टू थिंक, दैट वन इज 8.1 बार। इसी तरीके से सबको समझना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इवापोरेटर प्रेशर में 8.1 बार, कंडेंसर प्रेशर कितना है 31.4 बार, 31.4 बार, ठीक है ना। टेंशन मत लीजिए, हमें इंडिविजुअल प्रेशर से मतलब नहीं है, हमें इंडिविजुअल प्रेशर से मतलब नहीं है, हमें बेसिकली किससे मतलब है, हमें मतलब है प्रेशर रेशियो से। प्रेशर रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रेशर रेशियो शुड बी स्मॉल, ताकि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हमारा क्या हो सके, ज्यादा हो सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी हमारा क्या हो सके, ज्यादा हो सके। और वैसे भी मैंने कहा कि इवेपोरेटर में क्या होना चाहिए, इवेपोरेटर प्रेशर P इवेपोरेटर मस्ट बी ग्रेटर देन द P एटमॉस्फेरिक, P एटमॉस्फेरिक से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हो कि कितना ज्यादा है। द सेकंड थिंग इज दैट कि जितना ही ज्यादा प्रेशर होगा आपके इवेपोरेटर में, सक्शन वॉल्यूम क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो ऑब्वियस हमारा कंप्रेसर का साइज भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। दैट वन इज क्वाइट बेनिफिशियल फॉर अस,
तो इसीलिए इसका इवेपोरेटर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा, रेस्पेक्टिवली द R410 एंड R22। ठीक है, तो मैंने कहा दो चीज़ें ध्यान रखना है, इंडिविजुअल प्रेशर से कोई मतलब नहीं है, प्रेशर रेशियो ध्यान देना है। और मैंने कहा कि पी इवेपोरेटर वैसे भी पी से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि पहली बात तो क्या हो आपका कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर अटैक ना करे। द सेकंड थिंग इज दैट लीक डिटेक्शन इजीली हो सके। ठीक है ना। तीसरी बात यह है कि जितना ही प्रेशर हाई होगा इवेपोरेटर में, सक्शन वॉल्यूम उतना ही कम होगा और कंप्रेसर का साइज उतना ही क्या होगा आपका छोटा होता जाएगा। प्रेशर रेशियो कम, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी ज़्यादा। बस ध्यान ये रखना है कि अगर प्रेशर ज़्यादा है इवेपोरेटर में और कंडेंसर में, तो ट्यूबिंग सिस्टम, ट्यूब्स को क्या करना होगा, क्वाइट थिकर करना होगा। ट्यूब्स के लेयर को क्या करना होगा, थिक करना होगा। ट्यूब्स के थिकनेस को ज़्यादा आपको थिक करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तभी ये प्रेशर को क्या कर सके, प्रेशर को वो टॉलरेट कर सकेगा, तभी इस प्रेशर को वो क्या कर सकेगा, टॉलरेट कर सकेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज एग्जैक्टली योर इवेपोरेटर प्रेशर एंड कंडेंसर प्रेशर। ठीक है, मैंने कहा ग्लाइड इन इवेपोरेटर। देखिए मैंने कहा था आपसे कि जियोट्रॉपिक मिक्सचर, जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है आपका, जियोट्रॉपिक मिक्सचर में आपका जब आपका फेज चेंज होता है, देयर विल बी सम ग्लाइडिंग टेम्परेचर। ग्लाइडिंग टेम्परेचर पे आपका फेज चेंज होता है। वहीं पे प्योर सब्सटेंस की बात करें तो वहां पे फेज चेंज जो होता है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करें तो जो फेज चेंज होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका फेज चेंज होता है। वहीं पे आपके जियोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए ग्लाइडिंग टेम्परेचर आपके फेज चेंज प्रोसेस में टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, टेम्परेचर भी चेंज करेगा, उसी को कहते हैं ग्लाइडिंग टेम्परेचर। ग्लाइड इन टेम्परेचर, ग्लाइड इन इवेपोरेटर टेम्परेचर, ग्लाइड इन इवेपोरेटर टेम्परेचर, ये ज्यादा बेटर होगा। तो R32 तो क्या है, प्योर है, बिल्कुल ठीक है ना, सिंगल कंपोनेंट है। HCFC 22 भी क्या है, सिंगल कंपोनेंट है। तो सिंगल कंपोनेंट के लिए तो वैसा भी क्या होगा, फेज चेंज आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन R410 याद करिए जियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो इसके लिए देयर विल बी द ग्लाइडिंग। 2 कंपोनेंट इसमें होता है, 2 कंपोनेंट 2 रेफ्रिजरेंट का मिक्सचर है ये, ठीक है ना। तो ग्लाइडिंग टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा भी नहीं है, दैट वन इज नॉट क्वाइट कंसिडरेबल, दैट वन इज 0.11 ओनली है, 0.11, ठीक है। इसीलिए इसे इग्नोर किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Now the discharge temperature, now see the discharge temperature। discharge temperature मैंने कहा ना कि 20 डिग्री हाई है, यही एक मेन इशू है इसके साथ, that one is exactly the main issue with that। और ये कोई बहुत बड़ा इशूज नहीं है, मैंने कहा कि इस इशू को इजीली ओवरकम कर सकता है बाकी जो R32 का अदर प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। R32 का अदर प्रॉपर्टीज इसको इजीली इसे रिजॉल्व कर सकता है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। बस ये ध्यान हमें रखना होता है कि इस 20 डिग्री सेल्सियस अगर हायर डिस्चार्ज टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने इक्विपमेंट को डिजाइन करना होगा, नथिंग एल्स। आप देख सकते हो, ठीक है। कूलिंग, COP सबसे अच्छा कूलिंग में, ठीक है ना, और हीटिंग में भी सबसे अच्छा, इवन कैपेसिटी के मामले में भी देखें तो सबसे अच्छा, ठीक है ना। ये कैपेसिटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम है, केजी किलो जूल पर मीटर क्यूब है। कूलिंग, ये कूलिंग कैपेसिटी है आपका, कूलिंग कैपेसिटी, और ये हीटिंग कैपेसिटी। हीटिंग कैपेसिटी कहां पे यूटिलाइज करते हैं, हीट पंप में यूटिलाइज करते हैं। और कूलिंग कैपेसिटी कहां यूटिलाइज करते हैं, एयर कंडीशनिंग, अपने कूलिंग, जहां जिस स्पेस को कूल करना होगा वहां पे कूलिंग कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं। कूलिंग कैपेसिटी किलो जूल पर यूनिट वॉल्यूम, हीटिंग कैपेसिटी किलो जूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट, ठीक है ना, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ये आप देख सकते हो कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना, COP भी ज्यादा है रेस्पेक्टिवली द अदर वन, ठीक है ना। तो सब कुछ क्या है आपका, एवरीथिंग इज व्हाट, फेवरेबल। R32 हैविंग एवरीथिंग इज द फेवरेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। इसीलिए R32 को फ्रीक्वेंटली आज के डेट में क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है। दैट्स व्हाई द R32 इज मोर पॉपुलर इन द रिसेंट टाइम, ठीक है। सारा डेटा, ये पूरा का पूरा डेटा डाइकिन के द्वारा, डाइकिन के थ्रू पब्लिश्ड है, ठीक है ना। आप इवन नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और इसी डेटा को मैंने यहाँ पे शो किया है, दैट्स इट। दिस इज एग्जैक्टली योर एंड ऑफ योर व्हाट, this is exactly end of your
रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स में कुछ नहीं था, हमें क्या देखना था, थर्मोडायनेमिकल, सबसे पहला डेजिग्नेशन, देन आफ्टर सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसमें थर्मोडायनेमिकल रिक्वायरमेंट देखा हमने, फिजिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज रिसेंट ट्रेंड्स देखा। और रिसेंट ट्रेंड्स में देखा कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए R32 इज मोर पॉपुलर नाउ डेज। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली द डेटा, ठीक है ना, विच वॉज पब्लिश्ड बाय द डाइकेन। यहाँ पे मैं उसी डेटा को यूटिलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर रेफ्रिजरेंट्स। नाउ वी विल मूव टू द रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर, ठीक है ना। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर पे मूव करेंगे, देन आफ्टर कंडेंसर। एक्चुअली रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, दैट वन इज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अब ऑब्वियस रेफ्रिजरेशन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेंट कंडेंसर है, एक्सपेंशन वाल्व है, और क्या है आपका, दैट वन इज द evaporator है। That's why in the next class we will discuss refrigerant compressor. Thank you.